अक्सर हम ऑटिज्म या किसी मानसिक चुनौती को एक बीमारी या बदकिस्मती का नाम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वो असल में हमारी अपनी पूरा परिवार जैसे एक अनकहे तनाव के घेरे में बस सिमट के रह गया है। ये आत्मा पिछले जन्म के उस हादसे का बदला लेना चाहती है। छोटा सा बच्चा है जो बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, और वहाँ का जो माहौल है वो बहुत भारी था कि उस बच्चे की माँ वो गिड़गिड़ा रही है, रो के वो बोल रही है, बार बार विनती कर रही है अपूर्वा जी को कि एक बार फिर से चेक कर दो प्लीज, एक बार फिर से चेक कर दो। तो कुछ देर अपूर्वा जी शांत हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा, और धक्का इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और सीधे वो पत्थर पर जा गिरा। उसके सर से बहुत खून की धार बहने लगी थी। एक अनजाने में दिया गया धक्का और एक मासूम की मौत। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकोगे तो वो पूरी उम्र खुद को बेवकूफ समझकर जिएगी। अक्सर हम ऑटिज्म या किसी मानसिक चुनौती को एक बीमारी या बदकिस्मती का नाम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वो असल में हमारी अपनी आत्मा का चुनाव हो सकता है। आध्यात्म की गहराइयों में एक कड़वा लेकिन अद्भुत राज छिपा हुआ है। जन्म लेने से पहले हम खुद अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हम खुद ऐसी कठिन परिस्थितियों और रिश्तों को चुनते हैं ताकि हमारे पुराने कर्मों की आग जो है वो जल्दी से शांत हो सके और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। जन्म के बाद हम इस ग्रेट प्लानिंग को भूल जाते हैं और सिर्फ तकलीफ को ही देखते हैं, उस मौके को नहीं जो हमें मुक्त करने के लिए आया है। आज की कहानी अपूर्वा जी की है, जो एक ऐसे ही मुश्किल दिखने वाले कार्मिक जाल में फंसी थी। लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए हम पीछे गए तो समझ में आया कि उनके बेटे की ये जो खामोशी है और ये जो चुनौतियां हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पुराना हिसाब था जिसे चुकाने की जिम्मेदारी शायद उन्होंने खुद ने ली थी। अपूर्वा जी के पति मेरे वीडियो अक्सर देखा करते थे। वो अपने बेटे के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पीएलआर करवाना चाहते थे। उन्होंने खुद भी एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन वो जो गहरा ट्रांस है उस अवस्था में वो उतर नहीं पा रहे थे। तो आखिर में उन्होंने ये तय किया कि उनकी पत्नी अपूर्वा जी अपने बेटे के लिए एक प्रॉक्सी पीएलआर करेंगी। देखिए फ्रेंड्स, आजकल प्रॉक्सी पीएलआर बहुत चर्चा में है, लेकिन इसके पीछे के बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जब आपका कोई सगा संबंधी या परिवार का सदस्य आपके लिए ट्रांस में जाकर आपकी पिछली जिंदगियां देखता है तो उसे प्रॉक्सी पीएलआर कहते हैं। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए ये देखते हैं तो उसको आकाशिक रीडिंग कहते हैं। तो मेरे वीडियोस में मैं जब भी ये शब्द प्रॉक्सी पीएलआर का यूज करती हूं तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि परिवार का ही कोई सदस्य अपने किसी प्रियजन के लिए ये प्रक्रिया कर रहा है। अपूर्वा जी के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका 12 साल का जो बेटा है वो ऑटिस्टिक है और वो काफी हाइपर एक्टिव भी है और उसको फोकस करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। शुरुआत में तो परिवार को इन लक्षणों का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन जब स्कूल के टीचर ने बुलाकर उनको आगाह किया तब जाकर उन्हें असल परिस्थिति जो है वो समझ में आई। उनके जो पति हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और खुद अपूर्वा जी भी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। पति का जो है वो बार बार ट्रांसफर होता रहता है और जिसकी वजह से दोनों बच्चों की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अकेले अपूर्वा जी के कंधों पर है। वो ये कहती हैं कि उन्हें अपने बेटे की एक एक छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल जो है वो पल पल रखना पड़ता है। उसे हर काम के लिए बार बार टोकना और समझाना पड़ता है। और मुश्किल तब बढ़ जाती है जब अपूर्वा जी को कभी थक कर गुस्सा आ जाए, जो कि जायज है, क्योंकि उसका क्या होता है कि उनका गुस्सा जो देखकर बेटा खुद भी ज्यादा उग्र हो जाता है। अगर उसकी सुई किसी एक बात पर टिक गई तो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, उसे वो चीज ना मिल जाए, तब तक वो रोता है, टेंट्रम शो करता है। और हैरानी की बात यह है कि इन सारी चुनौतियों के बावजूद उस बच्चे की मेमोरी बहुत गजब की है। वो कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से और तेजी से कर लेता है और पैसों का जो हिसाब है वो भी बहुत अच्छे से करता है। अपूर्वा जी ने अब लोगों से थोड़ा मिलना जुलना और बाहर जाना लगभग
बंद जैसा कर दिया है, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगता है कि उनका बेटा कब किसी छोटी बात पर रोने लगे, क्योंकि वो किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं होता जब वो उस फेज में होता है। इस पूरी स्थिति का जो साया है वो उनकी बेटी पर भी पड़ रहा है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस माहौल की वजह से ना तो उसके कोई दोस्त बन पा रहे हैं और ना ही एक सामान्य सोशल लाइफ जी पा रही है वो लड़की। पूरा परिवार जैसे एक अनकहे तनाव के घेरे में बस सिमट के रह गया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की आज की ये 2 कहानियाँ जो अपूर्वा जी ने देखी, वो भले ही बहुत छोटी है, लेकिन ये आपको उस गहराई का अंदाज़ा देगी कि आखिर पर्दे के पीछे क्या घटित हुआ था। देखिए, एक बच्चे के ऑटिस्टिक होने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। मैं अब तक ऐसे 3-4 केसेस कर चुकी हूँ और यकीन मानिए कि तीनों में बिल्कुल अलग-अलग वजह निकल के सामने आई है। अपूर्वा जी ने इस सेशन के दौरान अपनी 2 पिछली ज़िंदगियाँ देखी। उन ज़िंदगियों की झलकियाँ भले ही संक्षिप्त थी, क्योंकि प्रॉक्सी पीएलआर चल रहा था। प्रॉक्सी पीएलआर जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, है ना? क्योंकि आप किसी और की लाइफ़ देख रहे हो। हालाँकि वो खुद भी उन लाइफ़ में थी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो उसका असर है, उसका प्रभाव, वो बहुत गहरा था। हम और आप सिर्फ़ शब्दों में कह सकते हैं कि हम उनके हालात समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को पालना पूरी उम्र उसकी ज़िम्मेदारी होती है। उनके जो डेली स्ट्रगल्स हैं, उनकी चुनौतियाँ जो है, वो सिर्फ़ एक माँ और पिता ही जानते हैं, जो हर दिन उससे गुज़रते हैं। उनके मन में अक्सर ये सवाल बार-बार आता होगा कि आखिर हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं? और साथ ही उस बच्चे के लिए भी मन में एक अजीब-सी कसक होती है। मैं दया नहीं कहूँगी, पर सच तो ये है कि जो आत्मा इस शरीर में है, वो भी तो कहीं न कहीं संघर्ष ही कर रही है। और सच कहूँ तो ये कहानी शेयर करने से पहले मैं थोड़ा-सा हिचकिचा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी माँ-बाप की भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद ये कहानी उन लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, जो आज इसी दौर से गुज़र रहे हैं और अपने सवालों का जवाब ढूँढ रहे हैं। तो कहानी ये जो मैं आपको किस्सा सुनाऊँगी, उसमें मैंने नाम, जगह, बहुत सारी कुछ चीज़ें बदल दी है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की गहराई में उतरने से पहले मैं हमेशा नेगेटिविटी के लिए स्कैनिंग करती हूँ। इस दौरान अक्सर कुछ बेहद दिलचस्प अनुभव होते हैं। दरअसल उस वक़्त क्लाइंट की जो चेतना है, यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस 4th डायमेंशन पर होती है और ये एक आयाम ऐसा है जो आत्माओं का संसार है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वहाँ मौजूद कुछ भटकती हुई जो आत्माएँ होती हैं, उनको ये एहसास हो जाता है कि कोई चेतना यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। कई बार क्लाइंट के आभा मंडल या उनके पिछले जन्मों से जुड़ी हुई कोई एंटिटी होती है, वो चली आती है। तो कभी कोई ऐसी आत्मा वहाँ पे खींची चली आती है जो सिर्फ़ मुक्ति की तलाश में होती है। यकीन मानिए ये कोई डरावना दृश्य नहीं होता, बल्कि एक अद्भुत अनुभव होता है। ऐसी आत्माएँ जो किसी कारणवश ये जो डिवाइन लाइट है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी, वो इस प्रक्रिया के दौरान मदद माँगने आ जाती है। और ये पूरी तरीके से बहुत सुरक्षित प्रक्रिया है। कोई भी बाहरी ऊर्जा अपनी सीमा लांघकर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अपूर्वा जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मैंने उनका ऑरा स्कैन करना शुरू किया, तो उन्हें एक आकृति दिखाई दी। उसने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पे एक मास्क लगा रखा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने जवाब दिया, एंथनी साइमन। जब मैंने उसको अपना मास्क हटाने के लिए कहा, तो अपूर्वा जी को एक व्हाइट व्यक्ति का चेहरा नज़र आया। तो मैंने उनसे पूछा कि वो जो एंथनी साइमन था, मैंने उससे पूछा कि तुम अपूर्वा जी के साथ में कब से हो? लेकिन उसने चुप्पी करके रखी, कुछ बोला नहीं। अपूर्वा जी से जुड़े मेरे किसी भी सवाल का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैंने उससे फिर से कहा कि अगर तुम यहाँ आए हो, तो इसका कोई न कोई मतलब तो ज़रूर है। तो ये बताओ कि तुम रहते कहाँ हो? तो उसका जवाब जो था वो ऐसा था कि मैं इसी घर में रहता हूँ। तो मैंने पूछा कब से? उसने कहा कि ये लोग इस घर में रहना है, उससे पहले से ही मैं यहाँ पे रहता हूँ। और बातचीत से वो एक साधारण इंसान जैसा ही लग रहा था। जब मैंने ये पूछा कि यहाँ कैसे फँस गए हो? तो उसने बस इतना ही कहा कि इस घर में वो अटक गया है। तब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुक्त होना चाहते हो? तो उसने तुरंत ही हाँ कहा और उसकी सहमति मिलते ही हमने उसको विदा कर दिया। इस शुद्धि के बाद में मैंने अपूर्वा जी के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया
और उन्हें जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए। अपनी सारी परेशानियां और सारे सवालों को हमने उनके चरणों में रखकर हम अपूर्वा जी के पिछले जीवन की ओर बढ़े, ताकि उनके और उनके बेटे के बीच में वो जो कार्मिक अकाउंट है उसको हम समझ सकें, जो आज के जीवन में वो इतनी चुनौतियां बन के आया है। हम जैसे ही पहली लाइफ में पहुंचे, उनके सामने एक हॉस्पिटल का सीन सामने आया। ये कोई आधुनिक अस्पताल नहीं था, बल्कि थोड़ा पुराना समय ऐसा महसूस हो रहा था। अपूर्वा जी ने ये बताया कि उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है जो बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उस बच्चे के पास ही उसके माता पिता भी खड़े थे, तो उनके चेहरों पर भी खौफ और बेबसी वो देख रही थी अपूर्वा जी, कि पूरा परिवार जो है वो उस नन्ही सी जान को बचाने की उम्मीद में एक एक पल काट रहा था। मैंने अपूर्वा जी से पूछा कि इस दृश्य में आप खुद को देख पा रही हैं वहां, आप वहां क्या कर रही हैं? तो अपूर्वा जी ने अपनी पहचान को स्पष्ट किया और ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, बच्चों की विशेषज्ञ हूँ, और वहां का जो माहौल है वो बहुत भारी था। अपूर्वा जी उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उन्होंने ये बताया कि ये जो बच्चा है वो लगभग जैसे मर ही चुका है, उसके शरीर में हलचल खत्म होती जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि वहां की आवाजों पर ध्यान दो जरा, आपको कोई और डिटेल मिले। तो तब अपूर्वा जी ने बताया कि उस बच्चे की माँ वो गिड़गिड़ा रही है, रो के वो बोल रही है, बार-बार विनती कर रही है अपूर्वा जी को कि एक बार फिर से चेक कर दो प्लीज़, एक बार फिर से चेक कर दो। अब देखो कि कि भई बच्चा ठीक है या नहीं। तो कुछ देर अपूर्वा जी शांत हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ अपूर्वा जी? आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने दम तोड़ दिया है और उसकी साँसें रुक गई है। मैंने ये जानने की कोशिश की कि एक डॉक्टर के रूप में क्या वो उन माता-पिता का दर्द महसूस कर पा रही थी? क्या उनके मन में उस परिवार के प्रति कोई सहानुभूति या करुणा थी? अपूर्वा जी ने जवाब दिया कि मैं उस टाइम पे पूरी न्यूट्रल हूँ। एक डॉक्टर के तौर पे मैं बस उनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाई। उस हॉस्पिटल के इस दुखद दृश्य के बाद में वो जो सीन है वो थोड़ा धुंधला होने लगा। मैंने उनको उसी जीवन की किसी और घटना की तरफ ले जाने के लिए सोचा, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही अपूर्वा जी की चेतना वो उस जन्म से अब दूसरे जन्म में जाकर पहुंच गई। यहाँ पर अपूर्वा जी ने एक बिल्कुल नया दृश्य देखा। उन्होंने ये देखा कि उनके पैरों के नीचे मखमली हरी घास है। उन्होंने शर्ट और पैंट पहनी हुई है और वो खुद को 22 साल के आसपास का एक युवक के रूप में वो देख रही थी। सामने लकड़ी से बना एक बेहद खूबसूरत और आलीशान घर था। तो मैंने उनको उस घर के भीतर जाने का निर्देश दिया और अंदर कदम रखते ही उनकी नजर एक वुडन स्टैम्प पर पड़ी, जो दिखने में किसी बौद्ध मंदिर जैसा लग रहा था। जब मैंने उनसे ये पूछा कि घर में उनके अलावा और कौन-कौन है, तो उन्होंने अपने माता-पिता को भी उस घर में देखा और जैसे ही मैंने उस जन्म के जो माता-पिता थे, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कहा, तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो माँ थी उस जन्म की, वो इस जन्म की उनकी बेटी है और जो पिता थे, वो इस जन्म के ससुर हैं। अब उस जीवन में मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो अपूर्वा जी ने कहा कि मेरा नाम महेश है। मैं महेश के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना में पहुँचना चाहती थी, जो आज की तकलीफों की जड़ से जुड़ा हो, लेकिन फिर से जैसे ही मैंने उनको आगे जाने का निर्देश दिया, उनके सामने से वो सीन हट गया और उनको अंधेरा दिखने लग गया। तो मैंने उनको फिर से अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुँचाया। हमने दोबारा प्रार्थना की कि हमें उस जीवन का सत्य दिखाया जाए, जहाँ उनके बेटे के ऑटिस्टिक होने का कारण छिपा है। हमारी प्रार्थना रंग लाई और जैसे ही हम उस खास जीवन में पहुंचे, अपूर्वा जी ने ये कहा कि मेरे पैर जो हैं वो हवा में है। तो मैं सरप्राइज हुई कि पैर हवा में क्यों है? तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मैं झूला झूल रही हूँ। उनके साथ में एक छोटा-सा बच्चा भी था, किसी के साथ में वो झूला झूल रही थी और दोनों की जो उम्र थी, अपूर्वा जी ने बताया कि 5-6 साल के करीब है। जैसे ही अपूर्वा जी ने उस लड़के को गौर से देखा, वो लड़का जो है, वो आज के जीवन के बेटे के रूप में उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया।
मैंने उनको आगे देखने के लिए कहा। मैंने कहा कि ये जो दृश्य दिख रहा है उसकी कोई वजह है? अचानक उन्होंने ये देखा कि लड़का नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। तो मैंने बोला, क्या हुआ, कैसे गिरा है? तो अपूर्वा जी ने कहा कि वो गिर गया और उसका सर जो है किसी नुकीले पत्थर से जा टकराया है। तो जब मैंने ये पूछा कि ये गिरा कैसे, तो उन्होंने ये बताया कि खेल खेल में अपूर्वा जी ने जोर से उस बच्चे को धक्का दिया था और धक्का इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और सीधे वो पत्थर पर जा गिरा। उसके सर से बहुत खून की धार बहने लगी थी। आसपास बड़ा कोई मौजूद नहीं था, सब घर के अंदर थे। उस छोटी बच्ची के मन में क्या बीता, क्या वो भाग गई, किसी को बुला कर लाई? ये दृश्य मैंने उनसे पूछा देखने, लेकिन वो तो ये नहीं देख पाई। लेकिन अगला दृश्य उन्होंने ये देखा कि वो जो लड़का था वो बहुत क्रिटिकल स्थिति में था और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था। सिर की जो इतनी गहरी चोट लगी थी, उसका असर उस लड़के के दिमाग पर ऐसा हुआ था कि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। तो मैंने पूछा कि आगे क्या हुआ? क्या वो ठीक हो पाया? तो अपूर्वा जी ने ये जवाब दिया कि नहीं, याददाश्त जाने के कुछ समय बाद ही उस लड़के की जो थी मृत्यु हो गई। एक अनजाने में दिया गया धक्का और एक मासूम की मौत, ये कारण था जो आज अपूर्वा जी को मतलब ये जो उनके ऊपर ये परिस्थिति आई है। यहाँ पर ये साफ हो चुका था कि सर पर लगी थी गहरी चोट, याददाश्त का खो जाना और उन सबके पीछे अपूर्वा जी का अनजाने में वो निमित्त बनना, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। और यकीन मानिए, अगर हम लोग और पीछे जाते तो इसकी और जड़ें मिलती। ये जो चीज है वो एक जीवन से नहीं आती। अब ये देखने के बाद में मैं उनको अपने स्पिरिट गाइड के पास ले गई। तो हमने स्पिरिट गाइड से क्या बात की वो जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ये जो सच्ची कहानियां हैं वो प्रभावित करती है और आप अपने जीवन के भी ऐसे अनकहे रहस्यों को समझने में रुचि रखते हैं, तो आज ही आप सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे अपने करीबियों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। क्या पता अनजाने में ही आप किसी की मदद कर दो। मैं हर हफ्ते आपके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऐसी ही 2 नई कहानियां लेकर आती हूँ। अगर आप हमारे मंथली फ्री ग्रुप पीएलआर से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या यूट्यूब के बायो में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारी व्यक्तिगत सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग और रिमूवल, डिवाइन गाइडेंस, टैरो रीडिंग या पितृदोष निवारण पीएलआर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी सबसे नई और अनोखी सेवा है एस्ट्रो पीएलआर, जिसमें हम आपकी कुंडली के चार्ट के दोषों की जड़ पिछले जन्मों में ढूंढकर उसका समाधान निकालते हैं। इन सभी सेवाओं के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं अपूर्वा जी को उनके स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई। मैंने उनके गाइड से ये सवाल पूछा कि हमें ये तो पता चल गया कि पिछले जन्म में अपूर्वा जी उस बच्चे की मृत्यु का कारण बनी थी। क्या इन दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिस वजह से ये हुआ है? तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि यह आत्मा पिछले जन्म के उस हादसे का बदला लेना चाहती है, इसलिए आज ये एक ऑटिस्टिक बच्चा बनकर तुम्हारे जीवन में आई है। तो मैंने ये पूछा कि क्या उस बच्चे की आत्मा के लिए भी ये बोझ नहीं है? बदला लेने के लिए वो खुद भी तो ऑटिस्टिक शरीर चुना उस आत्मा ने, तो वो भी तो दुखदाई है। तो गाइड ने कहा कि उस बच्चे को इस बात का कोई बोध नहीं है। वो परेशान नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये कोई दिक्कत झेल भी रहा है। वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो मैंने ये पूछा कि अपूर्वा जी को इस कठिन परिस्थिति से क्या सीखना है? तो जवाब मिला कि माफी। उन्हें उस अपराध बोध से मुक्त होकर सच्चे मन से क्षमा मांगनी होगी। अपूर्वा जी ने अपनी दुविधा सामने रखी कि मेरे अलावा मेरे पति और मेरी बेटी भी इस स्थिति में तड़प रहे हैं, तो क्या उनका भी कोई कर्म इससे जुड़ा हुआ है? स्पिरिट गाइड ने इस बात पे भी हाँ कहा। अब मैंने ऐसा पूछा कि क्या कोई ये एंसेस्ट्रल या जेनेटिक प्रभाव के दायरे में तो नहीं आता? तो अपूर्वा जी को ध्यान में अपने पति का चेहरा दिखा, यानी कि उनके पति के परिवार की तरफ से भी कुछ कार्मिक पैटर्न चले आ रहे हैं जो इस स्थिति को ट्रिगर कर रहे हैं। फिर यह सवाल आया जो हमें उलझा रहा था,
मैंने ये पूछा कि वो जो हॉस्पिटल वाला जीवन दिखाया गया था, जहां अपूर्वा जी एक डॉक्टर थी और एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, उसका क्या कनेक्शन है? तो स्पिरिट गाइड ने खुलासा किया कि वो बच्चा असल में यही आत्मा था, मतलब उनका बेटा ही था। उस जीवन में अपूर्वा जी ने डॉक्टर बनकर उसको बचाने की काफी कोशिश तो की थी, ताकि वो अपने पुराने कर्म का हिस्सा थोड़ा सा ठीक कर सके, लेकिन वो बचा नहीं पाई थी। मैंने फिर से पूछा कि उनके जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तो जवाब ये मिला कि आपके बेटे को इस पीड़ा और सफरिंग से आपको रिलीज करना है। मैंने बोला कि वो कैसे करेंगी? उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से प्रेम दो, सेवा करो। अपूर्वा जी को एक और प्रॉब्लम थी कि उनके पति अक्सर अलग-अलग शहरों में पोस्टेड रहते थे। ये सवाल मैंने पूछा, तो गाइड ने ये बताया कि उसका जो कारण है वो उनकी बेटी है। वो अपने पिता को अवचेतन रूप से नफरत करती है और उसकी वही ऊर्जा जो है वो माँ-बाप को साथ में नहीं रहने देती, और इसका भी तार किसी पिछले जीवन से जुड़ा हुआ है। अंत में मैंने उस बच्चे की आत्मा का आवाहन किया जिसे अपूर्वा जी अनजाने में धक्का दे दिया था। उस आत्मा के सामने अपूर्वा जी ने माफी मांगी। उस बच्चे की जो उच्च आत्मा है, हायर सोल, वो वहां पे आई। हमने उसको बुलाया और उसने ही सामने से ये कहा कि मैं आज से 4 साल बाद काफी बेहतर हो जाऊंगा। तो ये एक उम्मीद की किरण थी, और क्षमा भाव के साथ में हमने ये जो सेशन है वो कंप्लीट किया। सेशन के बाहर आते ही अपूर्वा जी के चेहरे पर एक सुकून था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए ये कहा कि वो जो सोल थी, जो क्या नाम था उनका, एंथनी समथिंग, जो आए थे सेशन में, उनको मुक्त करवाकर ये बहुत शांति महसूस कर रही थी। और उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो पूरा मामला है वो किसी उलझे हुए जाल जैसा है। उनके बेटे का ऑटिस्टिक होना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि कई जन्मों और कई कारणों की एक लंबी कड़ी है। और इसमें सिर्फ अपूर्वा जी के कर्म शामिल नहीं थे, बल्कि उनके पति के परिवार की तरफ से भी कुछ गहरे पैटर्न्स चले आ रहे थे। हमने एक जन्म में देखा था कि अपूर्वा जी की आज की बेटी उनकी माँ और उनके ससुर उनके पिता थे। हालांकि उस जीवन को वो पूरी गहराई से देख नहीं पाई थी, लेकिन कुदरत ने उन्हें उस दृश्य की झलक दिखाई थी। इसका सीधा मतलब बस यही था कि उस जीवन के पन्नों में भी कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो आज के संघर्ष से जुड़ा हुआ है, हम भले देख ना पाए हो। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसे हमें ताउम्र निभाना पड़ता है, तो उसके पीछे एक घटना या किसी एक व्यक्ति का कर्म जिम्मेदार नहीं होता। जब किसी बड़ी मुश्किल का सामना पूरा परिवार एक साथ कर रहा हो, तो यकीन मानिए उस समस्या की जो जड़ें हैं वो परिवार के हर सदस्य के अतीत के कहीं ना कहीं पास्ट से वो जुड़ी होती है। कर्मों के इस गणित और इन रिश्तों के ताने बाने को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम क्यों को समझ लेते हैं, तब उसके बाद में कैसे लड़ना है उसका जो रास्ता है वो खुद ब खुद मिल जाता है। अपूर्वा जी की ये कहानी में हमें कर्मों के उस अद्भुत विज्ञान की ओर ले जाती है, जहां कुछ भी रैंडम या अचानक नहीं होता। हमने देखा कि कैसे एक जन्म की जो न्यूट्रलिटी थी और दूसरे जन्म की एक अनजानी भूल आज के जीवन में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन शायद उस बच्चे की शारीरिक या मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से ना बदल पाए, लेकिन यह उन परिवार के अनसुलझे सवालों का जवाब जरूर देता है जो उनको अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे होते हैं। जब हमें अपनी पीड़ा का कारण पता चलता है, तो उस पीड़ा को सहने की शक्ति भी अपने आप आ जाती है। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। एक, सबसे पहला, स्वीकार भाव। जब अपूर्वा जी को यह पता चला कि उनके अपने ही सोल कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है, तो उनका विरोध खत्म हो जाना चाहिए और करुणा जागनी चाहिए। क्षमा की शक्ति। एक सच्चा सॉरी जो है, प्रायश्चित, वो सदियों पुरानी नफरत की जो गांठ है उसको खोल सकता है। जैसा कि उस बच्चे की आत्मा ने माफी मिलने पर बेहतर होने का संकेत दिया। और सामूहिक कर्म। कभी कभी एक व्यक्ति की चुनौती पूरे परिवार का एक साझा कर्म होती है, ताकि सब मिलकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और धैर्य रखें। याद रखिएगा, आप जिस भी संघर्ष से गुजर रहे हैं वो आपकी आत्मा की एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है।
अगर आप भी अपने जीवन के ऐसे ही अनकहे क्यों की तलाश में हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी की यात्रा के साथ में। तब तक के लिए प्यार बांटिए और जागरूक रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते।